तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग गद्यांश प्लस पद्यांश के टॉपिक से 20 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा शुरू से लेकर के अंतिम तक। कौन कौन सा गद्यांश है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही में पद्यांश भी। तो इसीलिए यह वीडियो आपकी वन शॉर्ट वीडियो होने वाली, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही में वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं, सबसे पहले हम लोग उनको समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 हिंदी का जो आपका पेपर आता है, उसमें जो आपका तीसरा प्रश्न आता है, वो आपका आता है गद्यांश से रिलेटेड, यानी कि उसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उसमें से आपको 2 गद्यांश में से आपको एक गद्यांश करना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। एक गद्यांश को करने के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और उसी प्रकार से पद्यांश में भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। एक करने पर आपको वहाँ पे 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी टोटली आपका जो टॉपिक होता है 20 नंबर का होता है। तो चलिए हम सबसे पहले गद्यांश के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा गद्यांश आपको पढ़ना चाहिए ताकि वो आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की, उन्हीं गद्यांशों को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग सारे गद्यांशों को याद करना चाहो तो याद करते चलना साथ साथ में, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो आपका दिया गया है इस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 क्वेश्चन। तो उसको हम लोग किस प्रकार से आंसर के द्वारा समझेंगे, आइए हम लोग को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका गद्यांश आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो जाएगी और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचार धाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, यानी कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह आपकी निर्मूल होती है। और राष्ट्रीयता की जड़ें जो होती हैं वो पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। और इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आगोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना ही हमारा आवश्यक धर्म है। तो इस प्रकार से आपका गद्यांश दिया रहेगा। हो सकता है कि यही गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका रेखांकित अंश इस प्रकार से आपका आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे रेखा खींच दी। इस प्रकार से ये आपका रेखांकित अंश होता है। इसकी भी व्याख्या को करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वैसे तो 5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी-कभी 6-7 क्वेश्चन जैसे इस गद्य से जितने भी क्वेश्चन टाइप के बन सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आपका बनेगा कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखें, यानी कि किस शीर्षक से लिया गया उसका, और साथ ही में इसके लेखक कौन है उनका नाम हम लोग को सबसे पहले इसमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, इसको भी समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा, यानी किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यानी कि आप देख भी सकते हो कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती वही निर्मूल होती है। तो इसको आंसर बताने के लिए सबसे पहले आपको गद्य को सही से पढ़ना पड़ेगा, और सही से पढ़ लोगे ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से बता पाओगे। अगला क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी, ये भी हमको बताना है। ये सारी चीजें आपको गद्य में सारी चीजें मिल जाएंगी जब आप लोग ध्यान से इसको पढ़ोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी हम लोग समझेंगे। ये आपका रेखांकित अंश है। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि का निर्माण किसने और कब से है, यानी कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है यह भूमि। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी में से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका उत्तर देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का जो शीर्षक है वो राष्ट्र का स्वरूप है, और तथा इसके लेखक का नाम है वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल जी, क्योंकि यह जो आपका भूमि से रिलेटेड है, ये आपका है वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल जी का। कह सकते हैं कि इसके लेखक हैं, यानी कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया था कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसका उत्तर आप बताएंगे कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। यानी कि जो राष्ट्र कह सकते हैं कि जो राष्ट्र भूमि है, राष्ट्र भूमि के प्रति जो हमारा कह सकते हैं कि आवश्यक कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और साथ ही में उसकी समृद्धि के प्रति सचेत होना। इस प्रकार से आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ उसका आंसर लिखा भी हुआ है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इसी प्रकार से ये जो पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सभी आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएंगे। आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ोगे आराम से अपने आप से भी आंसर बता सकते हो।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें था कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो इसका उत्तर आप बताएंगे कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नहीं कि इससे पहले कि ये वाला क्वेश्चन है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो आप बता सकते हैं कि ये चीज आप बताओगे कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता के, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो यहाँ तक 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार से करना उसे भी समझ लीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका रेखांकित अंश है और इसकी व्याख्या हम लोग को करनी है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप सौंदर्य उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न तो केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो इस प्रकार से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या बता सकते हो। यहाँ से और यहाँ तक आपका रेखांकित अंश कर था तो उसकी व्याख्या हम लोगों ने बता दी है। अब इसमें जो आपका छठा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पूछा गया था कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है, क्योंकि यहाँ पर आपका लिखा है पहली ही लाइन में गद्यांश की कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। इसमें आपका जो छठा क्वेश्चन हो जाता है नहीं कि सतवां, तो आपका इसमें सतवां क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम जो आपका होगा राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। तो इस प्रकार से इसे समझ गए होंगे। तो पहला जो गद्यांश था वो पूर्ण से कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। आपका 1 शॉर्ट वीडियो है, तो इसमें सारे गद्यांशों को हम लोग समझने वाले हैं। इसमें आपको जो पहला गद्यांश था वो तो कंप्लीट हो गया, हम दूसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, यानी कह सकते हो आप लोग कि कम से कम 5-6 बार पूछा गया है। तो ये गद्यांश क्या होने वाला है, गद्यांश आपका इस प्रकार से मैंने लिख दिया है कि जन का प्रवाह डैश 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 निर्माण करना होता है। तो ये गद्यांश मैं आपको पढ़ करके पूरा सुना देता हूँ, और साथ ही में ये चीज यहाँ पर नहीं लिखी मैंने क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था, तो इसीलिए मैं ये चीज आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि कौन सा गद्यांश होने वाला है। तो वहां से आप लोग देख करके समझ जाना। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जन का प्रवाह अनंत है और सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादान प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होगा। तो इस प्रकार से वाला हो जाता है आपका गद्यांश। इसे मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग वहां से समझ जाओगे। फिर इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि जन का प्रवाह किस तरह का होता है, यानी कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तीसरा इसमें आपका दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा आपका इसमें दिया गया सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग बताना है। फिर घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर छठा इसमें आपका दिया गया है जन का सततवाही जीवन किस तरह है। सातवां क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। और सातवां आपका है इसमें आठवां आपका है कि जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। और नौवां आपका है तादाम्य और अजर का शब्दार्थ क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ ना 9 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इस गद्यांश से आपके 9-10 क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें से आपके 5 ही पूछे जाएंगे, तो 5 ही का आपको आंसर बताना है। लेकिन मैं पूरा आंसर आपको बताऊंगा ताकि आप मान लीजिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसे ऊपर नीचे करके पूछ रहे तो आप लोग वहां से कर पाओगे उसका आंसर। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है, क्योंकि पहली लाइन में यही लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो ये भी आपका जो गद्यांश है आपका शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये भी आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग को यहाँ पर करना है।
तो आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से रेखांकित अंश है और उसकी व्याख्या हम लोग को करना है। तो रेखांकित अंश को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, तो इसके बाद फिर हम लोग उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो रेखांकित अंश है आपका कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन की तादाद प्राप्त हुआ है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो इस प्रकार से आपको ये हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए भी प्रयत्नशील हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन रहता है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ये आप समझ जाओगे कि जब तक सूर्य की रश्मियां पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन जो होगा वो अमर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाएगा कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप बताएंगे कि यहाँ पर घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ता है। इस प्रकार से आपका हो जाता है। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जन का सततवाही जीवन किस तरह होता है। तो आप बता सकते हैं जन का सततवाही जीवन जो होता है उसका अर्थ है सदा प्रवाहित या फिर स्थायी रहना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो इसका भी आंसर आप बता सकते हैं कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। तो बता सकते हैं कि नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है और इसीलिए जन जीवन के प्रवाह को भी नदी की तरह कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें था कि तादाम्य और अजर का शब्दार्थ क्या है। तो बता सकते हैं तादाम का अर्थ होता है एकत्व या फिर आप बोल सकते हैं एक सा होना, तथा अजर का अर्थ होता है क्षय रहित या फिर कह सकते हैं बूढ़ा ना होना। तो इस प्रकार से दूसरा गद्यांश भी हो गया और दूसरा वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बिल्कुल भी आप लोग इसकी मत करिएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरह से तैयार करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें तीसरे वाले की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा तीसरा गद्यांश हो जाता है वो आपका इस प्रकार से हो जाता है कि माता अपने सब पुत्रों डैश शुद्ध हमें लेनी चाहिए। यह हमारा तीसरा वाला हो जाता है। तो इसका भी मैं गद्यांश यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो और मैं इसको पढ़ करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका दिया गया गद्यांश कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है और पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं और ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। ये इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका इसमें पहला दिया गया है कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है। दूसरा आपका दिया गया है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध क्यों लेनी चाहिए। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ उसका उत्तर भी देखते हुए चलते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, पहला था आपका कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है। तो आप बता सकते हैं माता अपने पुत्रों को समान भाव से रखती है और ये जो आपका है गद्यांश में आपको मिल जाएगा। दूसरा इसमें आपका दिया गया कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। आप बता सकते हैं कि राष्ट्र के सभी अंगों को साथ लेकर के चलना अनिवार्य है। किसी को छोड़ करके कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है और इसीलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंगों की सुध हमें लेनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सौहार्द का अर्थ होता है सच्चे हृदय वाला और प्रांगण का अर्थ होता है मैदान अथवा क्षेत्र। इसे भी समझ गए होंगे। अगला इसमें आपका दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आप स्क्रीन पर देख सकते हो और व्याख्या उसको किस प्रकार से करना है उसको मैं बता देता हूँ। आप बताओगे कि पृथ्वी का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग जैसे नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। यही आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है इसमें कि पाठ का शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए। आप लोग बता सकते हैं। पाठ का शीर्षक है आपका राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरणकुमार। इस प्रकार से आप लोग लिख देना। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि समान अधिकार का भागी कौन है। तो आप बता सकते हैं समाज में रहने वाले व्यक्ति समान अधिकार के भागी होते हैं, यानी कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार का भागी होता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अगला क्वेश्चन आपका होता है कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ बताइए। तो बता सकते हैं कि अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि इनफाइनाइट। और फिर जो आपका जनपद होता है, जनपद का अर्थ होता है जिला। तो इस प्रकार से आप इसे भी समझ गए होंगे। तो तीसरा वाला जो आपका गद्यांश था उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। यह भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसे भी नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पीछे बढ़ते हैं और चौथे वाले गद्यांश को देखते हैं। टोटल मैं आपको पर 7 गद्यांश बताने वाला हूँ। 7 में से आपका एक जरूर फंसेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो इसीलिए आप लोग सभी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि 10 नंबर का टॉपिक है। तो आप लोग इतनी आसानी से इसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो इसमें आपको चौथा वाला गद्यांश दिया गया, आपका दिया गया है कि मुझे मानव जाति के डैश 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 के बाद भी पवित्र है। मुझे मानव जाति डैश 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 के बाद भी पवित्र है। तो इसका भी गद्यांश मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तो इसका इस प्रकार से आपका दिया गया कि मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है और वह सभ्यता और संस्कृति के बिछा मोहों को रोनती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों और कह सकते हैं धर्माचारों और विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है और हमारे समाज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है और सब कुछ में मिलावट है। सब कुछ अभिशुद्ध है और शुद्ध के है केवल मनुष्य की दुर्गम जीविका, यानी कि जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहित और धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो ये भी जो आपका दिया गया है गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन में आपका दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप बता सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्गृत है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया कि मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। इसका उत्तर आप बताओगे कि मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत निर्मम है, यानी कि मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, अत्यंत निर्मम है। सिंपल सा आंसर था। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है कि हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है। तो इसका उत्तर बताएंगे कि हमारे सामने आज के समाज का स्वरूप विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृति के ग्रहण और त्याग का स्वरूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि रेखा कह सकते हैं कि लेखक ने मनुष्य की जीविका को किस प्रकार से में प्रस्तुत किया है। बता सकते हैं आप लोग कि लेखक ने मनुष्य की जीविका को शुद्धता एवं पवित्रता के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें आपको जो अगला क्वेश्चन हो जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा कि इस संसार में व्यक्ति को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वह उसके प्राण हैं। अपने प्राणों को सुरक्षित बनाए रखने की लालसा के कारण ही वह संसार चल रहा है और साथ ही में व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है और इसकी रक्षा के लिए वह कितना भी क्रूर, निर्मम, पापपूर्ण, घृणित कार्य कर सकता है। उसका अपने प्राणों से के प्रति यही मोह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और जिसे जीवन शक्ति कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में यदि कहीं शुद्धता शेष है तो वह उसकी दुर्गम जीविका अर्थात किसी भी परिस्थिति में उसके जीने की लालसा है। तो इस प्रकार से यार जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका ये था रेखांकित अंश की व्याख्या, उसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं। तो जो हमारा इसमें अगला क्वेश्चन था कि मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और फिर अगला क्वेश्चन था धर्माचार और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को बताना है कि मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर बताओगे आप लोग कि मनुष्य को दुर्गम
और निर्मम क्रूर विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और फिर अगले क्वेश्चन का आंसर था कि धर्माचारों और विश्वासों पर क्या आशय है, तो बता सकते हैं धर्माचारों का अर्थ होता है धार्मिक परंपरा अथवा विश्वासों का अर्थ होता है निश्चित धारणा। तो इस प्रकार से वाला जो गद्यांश है अभी कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है। फिर हम लोग अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला गद्यांश हो जाता है कि अशोक का वृक्ष डैश 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 भी मिट गई। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो इसका सबसे पहले गद्यांश को मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पत्नी थी और पलती थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। तो इस प्रकार से आपका ये गद्यांश हो जाता है। इसके क्वेश्चन और आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। उत्तर में आपको बताएंगे सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि लाखों करोड़ों की अपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो बताएंगे कि लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है कि आज इस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है। तो आप बताओगे कि लेखक के अनुसार आज इस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वह उखड़ गए हैं और उनका समाज ढह गया है और उनके तापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। ठीक है, विलासतापूर्ण जो जीवन था उनकी धूमधाम मिट गई है। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका भी आप लोग देख लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में बताओगे आप लोग कि लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता है और कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में अमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक विभिन्न रूप में हमारे सामने होती है। और यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि सब कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई है। इस प्रकार से आपका ये रेखांकित अंश की व्याख्या भी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नामोल्लेख कीजिए, इसको भी आइए समझ लेते हैं। तो इसका आंसर आप बताओगे कि पाठ के शीर्षक का नाम अशोक के फूल है और तथा लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो गद्यांश है भी कंप्लीट हो गया है। ये भी आपका कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला गद्यांश हो जाता है कि भाषा की साधारण इकाई डैश 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 प्रतीत होती है। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखिएगा कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही अधूरा है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, और दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजान में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अवकृत और ढंग से उधार लिए गए शब्द हैं। भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। इस प्रकार से आपका हो जाता है। पहला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोग बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ के शीर्षक का नाम है भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम है प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया कि भाषा की विकसनशीलता कैसे शुरू होती है। हम लोग को बताना है कि जो भाषा है उसकी विकसनशीलता कैसे शुरू होती है। उत्तर में आप बताओगे कि लेखक के अनुसार भाषा विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया कि अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है। तो आप बताओगे अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का आशय है कि विदेशी भाषाओं के अविकृत स्वरूप और भाषा का वास्तविक स्वरूप। इस प्रकार से आपका ये हो गया। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसे भी आइए देख लेते हैं। लेखक कहता है कि शब्द किसी भाषा की मूलभूत इकाई है, इसके अभाव में भाषा का अस्तित्व असंभव है और वस्तुतः किसी भाषा का विकास शब्द के स्तर से ही आरंभ होता है और भाषा में शब्दों का आगम अथवा निर्माण
अनायास और कह सकते हैं साशय दोनों विधियों से होता है। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है कि इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। और लास्ट क्वेश्चन में आपका हो जाता है कि भाषा की साधारण इकाई क्या है। आप बताओगे कि भाषा शब्द है जो आपका, वो भाषा की साधारण इकाई है। तो इस प्रकार से वाला जो गद्यांश है भी कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें आपका लास्ट गद्यांश होने वाला है, और यदि आप लोगों ने इस गद्यांश को समझ लिया, फिर आपका गद्यांश से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो गद्यांश आपका हो जाता है कि जो कुछ भी हम इस डैश 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 बात नहीं है, यानी कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसीलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वो एक दूसरे के पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो इस प्रकार से गद्यांश हो जाता है। अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा कैसे माना है। तो हम लोगों को सबसे पहले गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखना है, यानी कि पाठ का नाम और साथ ही में लेखक का नाम लिखना है। आप बताओगे प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक यानी कि पाठ का शीर्षक जो है आपका है हम और हमारा आदर्श, और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका था कि लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है। आप बताओगे लेखक ने आत्मा और पदार्थ दोनों को अस्तित्व का हिस्सा माना है। ये सारे क्वेश्चन आपको गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ोगे तो। अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग क्या है। तो आप बताओगे कि प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि संसार के सभी प्राणी ऊर्जा के स्वरूप हैं। बहुत ही सिंपल सी ये आपका प्रसंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है। तो आप बता सकते हैं कि जो प्रस्तुत गद्यांश है लेखक के तेजस्वी मन के संपादित अंश के नामक पुस्तक का अंश है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप बताओगे इसमें कि लेखक कलाम जी कहते हैं कि इस संसार में हमें जो कुछ भी देख रहे हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। महर्षि अरविंद ने भी कहा, यही कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। पूरा जगत ऊर्जा से ही संचालित होता है। बिना ऊर्जा के प्राणियों का जीवन संभव नहीं है, और भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इस प्रकार से वाला भी हो गया। लास्ट इसमें आपका क्वेश्चन हो जाता है कि महर्षि अरविंद ने क्या कहा। आप बता सकते हैं कि महर्षि अरविंद ने कहा कि जो हम सब ऊर्जा के अंश हैं, यानी कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं। तो इस प्रकार से वाला गद्यांश है भी कंप्लीट हो गया है, इसे भी आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ से जो गद्यांश का टॉपिक था वो पूर्ण से समाप्त हो गया है। और यदि आप लोग इतने गद्यांश तैयार कर लेते हो तो इसी में से आपका एक गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा और आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसे आप लोग समझ लीजिए। और फिर साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।